उड़ीसा में दो शहर हैं जिन्हें जुड़वां शहर या ट्विन सिटीज कहा जाता है, भुवनेश्वर और कटक। इनके बीच का फासला जानते हैं कितना है? सिर्फ 25 किलोमीटर। लेकिन अगर आप इन दोनों शहरों में जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप दो अलग अलग दुनिया में आ गए हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी पास होकर भी इन दो शहरों की पहचान, इनकी कहानी, इनका वाइब इतना अलग क्यों है। इसे ना कुछ इस तरह से समझते हैं। एक तरफ है कटक, उड़ीसा का वो 1000 साल पुराना दिल, जो अपनी ही धुन में, अपनी ही गलियों में धड़कता आया है। ये शहर ऑर्गेनिकली यानी धीरे धीरे खुद ब खुद बढ़ा। और वहीं दूसरी तरफ है भुवनेश्वर, एक बिल्कुल मॉडर्न दिमाग, जिसे आज़ादी के बाद पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझ कर बसाया गया। तो एक शहर में इतिहास की सांसें महसूस होती हैं, तो दूसरे में भविष्य की एक नई सोच। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है? कैसे एक ही मिट्टी पर, एक ही कल्चर के दो शहर इतने अलग अलग रास्तों पर चल पड़े? इसका जवाब ना इनकी जड़ों में है, इनके इतिहास की गहराइयों में छुपा हुआ है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे इनकी शुरुआत की कहानी, फिर समझेंगे कि कैसे एक शहर मंदिरों का घर बना और दूसरा एक मजबूत किला। अंग्रेजी राज और एक भयानक अकाल ने सब कुछ कैसे बदल दिया, फिर कैसे एक नई राजधानी का जन्म हुआ, और आज ये दोनों शहर कहाँ खड़े हैं, और सबसे जरूरी, भविष्य में जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले अध्याय से। आज की इनकी अलग अलग पहचान से भी बहुत बहुत पहले ये दोनों शहर एक ही महान भूमि का हिस्सा थे, जिसे हम कलिंग के नाम से जानते हैं। इतिहास का वो पन्ना तो हम सब ने पढ़ा है। कलिंग का युद्ध, वो भयानक युद्ध आज के भुवनेश्वर के पास ही लड़ा गया था। कहते हैं कि करीब 1 लाख लोगों की जानें गई, और इस खून खराबे ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिला कर रख दिया। उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। और इसका सबूत आज भी धौली की चट्टानों पर अशोक के शिलालेख इस ऐतिहासिक बदलाव की गवाही देते हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इतिहास इससे भी कई ज्यादा पुराना है। शिशुपालगढ़ में हुई खुदाई से पता चलता है कि ये इलाका कलिंग युद्ध से भी सदियों पहले, लगभग 400 ईसा पूर्व में एक बहुत ही वेल डेवलप्ड शहरी केंद्र था, एक थ्राइविंग अर्बन सेंटर जिसके दूर दूर तक व्यापारिक संबंध थे। अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से इन दोनों शहरों की अपनी अपनी पहचान बननी शुरू हुई। ये वो दौर था जब एक शहर आध्यात्म का केंद्र बन रहा था और दूसरा सत्ता और शक्ति का। यहीं से दोनों शहरों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। एक तरफ 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भुवनेश्वर मंदिरों का शहर बन गया। सोमवंशी और पूर्वी गंग राजवंशों ने यहाँ इतने मंदिर बनवाए कि ये आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र बन गया। वहीं दूसरी तरफ 989 एडी में कटक को एक मिलिट्री कैंटोनमेंट, मतलब एक सैनिक छावनी के तौर पर बसाया गया। और फिर जब वहां बाराबती किला बना, तब तो कटक सदियों तक इस पूरे इलाके की मिलिट्री और पॉलिटिकल राजधानी बना रहा, चाहे वो मुगल हो या मराठा। और ये बात बहुत दिलचस्प है, कटक शब्द का मतलब ही होता है किला या सैनिक छावनी। तो ऐसा लगता है मानो इसके नाम में ही इसकी किस्मत, इसकी डेस्टिनी पहले से ही लिख दी गई थी। अब हम कहानी के एक बहुत ही दर्दनाक और अहम मोड़ पर आते हैं। 19वीं सदी, जब अंग्रेजों की एंट्री हुई और इस पूरे क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर दोनों ही हमेशा के लिए बदल गई। साल था 1803। अंग्रेजों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और कटक को प्रोविंस ऑफ कटक का ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स बना दिया। मतलब कटक का जो कैपिटल सिटी का स्टेटस था वो बना रहा, बस अब हुकूमत बदल चुकी थी। लेकिन अंग्रेजों की नीतियां इस इलाके के लिए विनाशकारी साबित हुई। उनका एक ही फोकस था, रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब लगान वसूलना। इसके लिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिससे किसानों का भयंकर शोषण हुआ। चाहे फसल हो या ना हो, टैक्स बहुत ज्यादा था। नतीजा ये हुआ कि स्थानीय ओडिया जमींदार अपनी ही जमीनें खो बैठे और किसानों की हालत बद से बदतर होती चली गई। और फिर जो हुआ वो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है, 1866 का अकाल, जो कि एक मैन मेड डिजास्टर था। हुआ ये कि पहले मानसून फेल हो गया, फिर प्रशासन ने सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया, और जब खाना लाने की ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसपोर्ट के साधन ही नहीं थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और दर्दनाक बात ये थी कि इस भयानक अकाल के बीच भी लाखों पाउंड चावल भारत से ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता रहा। इस लापरवाही और शोषण की कीमत बहुत बहुत भारी थी।
ओडिशा ने अपनी 1/3 आबादी खो दी। जरा सोचिए, हर 3 में से 1 इंसान की मौत हो गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों उजड़े हुए परिवारों की एक दर्दनाक कहानी है। ये त्रासदी दादा भाई नयोरोजी की ड्रेन थ्योरी का एक जीता जागता भयानक सबूत बन गई। इस थ्योरी ने दुनिया को दिखाया कि कैसे अंग्रेजी शासन असल में भारत का खून चूस रहा था, उसे अंदर से खोखला कर रहा था, और इस घटना ने भारत की आजादी की लड़ाई की आग को और ज्यादा भड़का दिया। खैर, अंग्रेजी राज खत्म हुआ, भारत आजाद हुआ, और आजादी के बाद अब ओडिशा को एक नई शुरुआत की जरूरत थी, एक नए विजन की, और साथ ही एक नई राजधानी की। पर सवाल ये था कि क्या 1000 साल पुरानी राजधानी कटक एक नए आजाद ओडिशा की राजधानी बन सकता था? जवाब था नहीं। इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थीं। कटक 2 नदियों के बीच बसा था, जहां बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा था। फैलने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए जगह की भारी कमी थी, और 1000 साल पुराने शहर की गलियां बहुत तंग और भीड़-भाड़ वाली थीं। और बस इसी जरूरत के चलते 13 अप्रैल 1948 को भुवनेश्वर की नींव रखी गई। ये आधुनिक भारत के पहले प्लान्ड सिटीज में से एक था, एक ऐसा शहर जो एक नए उम्मीदों से भरे युग का प्रतीक बनने वाला था। इसे डिजाइन किया था जर्मन आर्किटेक्ट ओटो कोनिग्सबर्गर ने। उनका विजन एक खुले डुले आधुनिक शहर का था, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े पार्क और सेल्फ कंटेन नेबरहुड, जहां सारी जरूरी सुविधाएं वॉकिंग डिस्टेंस पर हों। हालांकि ये जानकर हैरानी होती है कि इसे शुरुआत में सिर्फ 40,000 लोगों की आबादी के लिए ही प्लान किया गया था। लेकिन यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। राजधानी तो बन गई, पर दशकों तक असली दिल तो कटक ही रहा। भुवनेश्वर खाली पड़ा रहता था। सरकारी अधिकारियों को जबरदस्ती कहा जाता था कि भाई अब कटक छोड़ो और नई राजधानी भुवनेश्वर में जाकर रहो। और असल में यहीं से इन जुड़वा शहरों की वो यूनिक डायनामिक शुरू हुई, जिसे हम आज भी देखते हैं। तो चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि वो 2 अलग अलग रास्ते आज कहाँ पहुंचे हैं, और कैसे ये दोनों शहर आधुनिक ओडिशा के 2 मजबूत स्तंभों, 2 पिलर्स के रूप में काम कर रहे हैं। आज की तस्वीर एकदम साफ है। कटक आज भी ओडिशा का कमर्शियल, जुडिशियल और कल्चरल दिल है। व्यापार, कानून और संस्कृति की जड़ें आज भी वही हैं। और भुवनेश्वर वो बन चुका है एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी, एजुकेशन और स्पोर्ट्स का मॉडर्न हब। देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। भुवनेश्वर ने पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त तरक्की की है। आज ये एक आईटी पावर हाउस है जो ओडिशा की सर्विस इकोनॉमी को चला रहा है। ये देश का एक बड़ा एजुकेशन एपिसेंटर बन चुका है। सोचिए, आईआईटी, एम्स, आईआईएम लेवल का एक्साइम्बी और एनआईएसईआर सब एक ही शहर में। और लगातार हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करने के बाद अब इसे इंडियाज स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ है कटक, जो अपनी टाइमलेस सोल, अपनी उस कालातीत आत्मा को आज भी संजोए हुए है। ये आज भी ओडिशा की जुडिशियल कैपिटल है, जहां उड़ीसा हाईकोर्ट है। ये अपनी सदियों पुरानी तारकशी कला के लिए सिल्वर सिटी के नाम से मशहूर है। ये राज्य के छोटे और मंझले उद्योगों का सबसे बड़ा गढ़ है, और सबसे बढ़कर इसका भाईचारा और बाली यात्रा जैसे त्योहार इसे राज्य का सांस्कृतिक दिल बनाए रखते हैं। अगर इनकी इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन को देखें तो ये बंटवारा और भी साफ नजर आता है। कटक एमएसएमईज, लॉजिस्टिक्स, स्टील और टेक्सटाइल जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को संभालता है, तो वहीं भुवनेश्वर आईटी, एजुकेशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और एडवांस्ड मेडिकल केयर जैसी मॉडर्न सर्विसेज पर फोकस करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं इसके आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर, भविष्य। वो भविष्य जब ये दोनों शहर मिलकर एक हो जाएंगे। सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है कि इन दोनों की ताकतों को मिलाकर एक यूनिफाइड पावर हाउस बनाया जाए। विजन बहुत बड़ा है, इन जुड़वा शहरों को इंटीग्रेट करके एक सिंगल ग्लोबली कम्पिटिटिव अर्बन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना। एक ऐसा विशाल इलाका जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। इसमें भुवनेश्वर, कटक, पुरी और पारादीप को जोड़ने वाला एक विशाल इकोनॉमिक कॉरिडोर है। दोनों शहरों को फिजिकली जोड़ने के लिए एक 5000 एकड़ की इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। गिफ्ट सिटी की तर्ज पर एक न्यू कटक सिटी बनाने का प्लान है,
और साथ ही कटक को मॉडर्नाइज करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर और मेडिसिटी जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये 1000 साल पुराना दिल और ये आधुनिक दिमाग, क्या कटक और भुवनेश्वर की ये जोड़ी जब एक साथ मिलेगी तो पूर्वी भारत की, ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी लिख पाएगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, संभावनाएं अपार हैं।